तो सीरिया अब विद्रोहियों के कब्जे में है। देश के राष्ट्रपति बशर अल असद राजधानी दमिश्क छोड़ के अपने पुराने सहयोगी देश रूस की शरण में जा चुके हैं और इस तरह 54 साल से जारी अल असद के परिवार का सीरिया पर हुकूमत का दौर खत्म हो गया है। और इसी के बाद यह सवाल खड़ा हो रहा है कि अब सीरिया का होगा क्या। बशर अल असद का परिवार बीते 5 दशक से ज्यादा वक्त से सीरिया की सत्ता पर काबिज था। सुन्नी बाहुल्य देश में 5 दशक तक शिया प्रेसिडेंट रहा। बशर अल असद के पिता हफीज अल असद ने 14 मार्च 1971 को सीरिया की सत्ता संभाली थी। 10 जून 2000 को अपनी मौत तक हफीज अल असद सीरिया के प्रेसिडेंट रहे। 17 जुलाई 2000 को बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति बने और करीब 54 साल बाद बशर अल असद परिवार की सत्ता अब खत्म हो चुकी है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट? Assad government had been surviving for the last almost 10 years with the help of Iranians and Russians. So they have chosen the correct time. The Russians are busy in Ukraine. The Iranians have suffered heavy losses due to Israeli attack. And their proxy, Hezbollah, which is in the neighboring Lebanon country, is also not in a position. और इस तरह अब सीरिया पर एचटीएस का कब्जा है और एचटीएस का कहना है कि लोगों को अब प्रताड़ना नहीं झेलनी होगी। तो इसको लेकर क्या कह रहे हैं एचटीएस के नेता अबू मोहम्मद जुलानी ने, यह भी सुन लीजिए। في سوريا إلا وقد طرقته باب الحق ما من بيت في سوريا إلا وقد طرق بابه الحق والحمد لله اليوم تتعافى سوريا بإذن الله. هذا النصر يا أخواني الحمد لله جديد للأمة الإسلامية بأكملها. هذا النصر يا أخواني تاريخ جديد للمنطقة كم تلافينا من مخاطر. ترك سوريا تركها مزرعة للأطماع الإيرانية، نشر فيها الطائفية، أثار فيها الفساد، أصبحت عن للكبتاجون في العالم، واليوم تتطهر سوريا بفضل الله عز وجل. तो सीरिया में बशर अल असद की सत्ता खत्म होने के बाद लोग सड़कों पर हैं, जश्न मना रहे हैं और सुन्नी विद्रोहियों के सीरिया की सत्ता पर काबिज होने के बाद हजारों की तादाद में लोग देश छोड़ने के लिए सड़कों पर निकल भी पड़े हैं, जिससे दमिश्क से बाहर जाने वाली तमाम सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है। लोगों को डर है कि सीरिया में हालात फिर खराब हो सकते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि हाल के वक्त में जो खुद को विद्रोही बता रहे हैं, दरअसल वो आतंकवादी रहे हैं। Now the question is whether these people who have suddenly captured the country, will they be able to, they are not a coherent force. You have the Kurds, you have some Al-Qaeda, Islamic State and others, whether they will remain together and open a new chapter of unity, sanity and development for Syria. Let us hope so, but we have to keep our fingers crossed. जी हाँ, तो यही बड़ा सवाल है जो फेबियन हैरिस कह रहे थे कि क्या सब इकट्ठे होकर के सीरिया को आगे बढ़ाने की तरफ जाएंगे या फिर सीरिया का बंदर बांट दरअसल हो जाएगा। तो सीरिया में ऐसा बदलाव क्या आया है, यह भी अहम है। दिखा देते हैं आपको कि कैसे पिछले करीब 10 दिनों के भीतर ही सीरिया की तस्वीर पूरी तरह से कैसे बदल गई है। आइए जरा समझिए इस मैप के जरिए। अब देखिए, ये 26 नवंबर का सीरिया का मैप है और इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो असद सरकार थी, जो अब बेदखल हो चुकी है सत्ता से, ये रेड मार्क जो है वो असद सरकार की है। ये काबिज थी 10 दिनों पहले तक। यहां पर पहले से ही अलग गुट के विद्रोही जो कुर्दिश सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स है उसका कब्जा हो चुका था। जो ग्रीन का हिस्सा देख रहे हयात तहरीर अल शम यानी एचटीएस, वो यहां पर था और यही एचटीएस अब फैल करके पूरे इस असद की सत्ता को बाहर करके
कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पर पूरा काबिज हो गया है, यानी पूरे सीरिया को अपने कब्जे में ले लिया है। और इस तरीके से इस वक्त यहाँ पर जो मौजूद हैं, जो कंट्रोल कर रहे हैं सीरिया के अलग अलग हिस्सों को, वो ये सारी ताकतें हैं। तो सबसे बड़ा हयात तहरीर अल शम यानी कि HTS जिसने तख्ता पलट किया है, वो यहाँ बड़े हिस्से में मौजूद है। पहले से कुर्दिश सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स यानी कि SDF यहाँ पर मौजूद रहा है। ये जो डॉट्स आप देख रहे हैं, ये ISIS के ठिकाने हैं, जहाँ पर अमेरिका अभी भी बमबारी कर रहा है। कल रात भी बमबारी हुई है यहाँ पर। और ये जो ब्लू का एरिया देख रहे हैं, गोलान हाइट्स है, यहाँ पर अब इजराइल ने फिर से घुस करके 51 साल बाद और इसे अपने कब्जे में ले लिया है। तो इसी के बाद ये जो इतने प्लेयर्स हैं, क्या इनके बीच में जंग छिड़ेगी? और जो बदलाव आया है यहाँ के हालात में, जो सत्ता में, वो भी आप देख रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं इसके और कई पहलुओं पर बात करूंगा, किस किस तरह से यहाँ पर ताकतें टकरा रही हैं। लेकिन PK सहगल साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ जुड़ गए हैं। सहगल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। सबसे पहले तो ये जो सत्ता में बदलाव हुआ है, इसके क्या मायने हैं? क्या यहां पर सेना ने विरोध भी तक नहीं किया असद सरकार की? घुटने वो टेक दिए? क्या पहले से वो सरेंडर्ड थे? क्या हुआ? क्यों इतनी तेजी से सब कुछ बदल गया यहां पर? सहगल जी। जी, मैटर ऑफ 7 to 10 days, और उन्होंने पूरा वो 4 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे, बिल्कुल हमास की तरह। और हमास ने जैसे छुप के एकदम अचानक अटैक किया 7 अक्टूबर को, वैसे ही इन्होंने अटैक किया काफी प्रिपरेशन के बाद में। लेकिन इस प्रिपरेशन के बारे में असद फोर्सेस को कुछ भी मालूम नहीं था, और वास्तव में उनके फोर्सेस का ना तो मोरल था, ना मोटिवेशन था, ना लीडरशिप थी। और उन्होंने किसी प्रकार की कोई रेजिस्टेंस भी ऑफर नहीं की, क्योंकि उनको साफ तौर पर नजर आता था कि वो इन लड़ाकों के खिलाफ कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये हाईली ट्रेंड थे, हाईली मोटिवेटेड थे, वेरी वेल आर्म्ड थे, वेरी वेल लेड थे, वेरी वेल इक्विप्ड थे। और ये केवल और केवल टोटल सरप्राइज रहा। और जिस स्पीड से वो अंदर आए, वो स्पीड जो है, ईरानियन भी धोखा खा गए, रशिया भी धोखा खा गए। सबसे बड़ा जो इस पर सेटबैक हुआ है वो रशिया के लिए है। उनकी प्रेस्टीज जो है मिट्टी में मिल गई है। पुतिन के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, ईरान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। इसमें कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा जो सक्सेस हुआ या सबसे ज्यादा विक्टर्स हुए हैं वो टर्किश है। तो टर्क्स नॉर्थ ईस्ट में टर्क्स थे, नॉर्थ वेस्ट में अमेरिकन हैं। आपकी आवाज सहगल साहब थोड़ी संपर्क आपसे ठीक से सध नहीं पा रहा है। मैं आपके पास लौटता हूं, मैं आपके पास फिर से लौटता हूं, एक बार फिर से रिकनेक्ट आपको करते हैं। और इस बीच हम ये भी तस्वीर भी दिखाते चलते हैं। साफ है कि सीरिया के इतिहास के पन्नों पर इस वक्त एक नई कहानी लिखी जा रही है, लेकिन यह कहानी काफी पेचीदा भी है और इसके सिरे दुनिया की कई बड़ी ताकतों तक से जुड़े हुए हैं, सीरिया के भीतर से लेकर। सीरिया की सत्ता में बदलाव के साथ ही ये ताकतें अब सक्रिय हो गई हैं। दरअसल पिछले 54 साल से सीरिया की सत्ता पर काबिज बड़ी ताकतों के बीच सीरिया फंसा नजर आ रहा है। अल असद की सत्ता को रूस और ईरान का समर्थन था। अल असद के खिलाफ कई संगठनों का विद्रोह भी सामने आ चुका है। कुर्दिश सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स यानी HDF, हयात तहरीर अल शम यानी कि HTS, सीरियन रिबल फोर्स ISIS, गोलान हाइट्स, इजराइल, ये तमाम के तमाम जो संगठन हैं वो यहां पर मौजूद हैं इस वक्त में। हयात तहरीर अल शम यानी कि HTS और ISIS अलकायदा का समर्थन करता, अलकायदा का समर्थन हासिल है इसके HTS को। अमेरिका इजराइल की HTS और अलकायदा से दुश्मनी है। अब जरा इसको गौर से समझिए। HTS जिसने तख्ता पलट किया है, उसकी दुश्मनी रही है अमेरिका इजराइल से और अलकायदा से। अलकायदा का समर्थन HTS को है। लेकिन इस तख्ता पलट के बाद अमेरिका इजराइल ने HTS का समर्थन कर दिया है, जिसको कभी गिरफ्तार करता रहा है अमेरिका, जिससे लड़ता रहा है, क्योंकि HTS ने रूस ईरान समर्थित अल असद सरकार को बेदखल किया है। तो दुश्मन का दुश्मन, भले वो आपका भी दुश्मन रहा हो, लेकिन वो इस वक्त दोस्त बन गया है। अब इस बात की आशंका भी बनी हुई है कि पहले से गृह युद्ध की आग में झुलस रहे सीरिया में अलग अलग हिस्सों पर जो ये अलग अलग संगठन काबिज हैं, क्या इन सब के बीच में लूट खसोट कब्जे के लिए होड़ मचेगी? HTS, SDF, ISIS,
अल कायदा, तुर्की और इजराइल जैसे संगठन और देश क्या आपस में यहां टकरा सकते हैं? दरअसल टकराने भी लगे हैं, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इस पर ये भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन पीके सहगल साहब को एक बार फिर से लाते हैं। क्या सहगल साहब, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब क्या होगा आगे सीरिया का? जितने संगठन हैं, जितने देश इन्वॉल्व हैं इसमें। आपने बिल्कुल सही कहा, आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। समय बताएगा आगे क्या होगा। हो सकता है दोबारा वायलेंस हो और इससे भी ज्यादा वायलेंस हो सकती है अगर ये गुट जो है आपस में एकजुट नहीं हुए तो। और इनका एकजुट होना काफी प्रकार से आतंकवादियों के साथ नहीं जुड़ेंगे, चाहे आप कह रहे हो उनका समर्थन है, समर्थन फॉर द टाइम बिंग होगा, लेकिन इन दी अल्टीमेट एनालिसिस अमेरिका जो है किसी भी हालत पर, जहां तक ट्रंप का ताल्लुक है, ट्रंप कहता है सीरिया इज अ टोटल मेस और अमेरिका को किसी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो सहगल साहब पहले तो हमें ये आप समझा दें तो अभी जी, सहगल साहब पहले बाइडेन सरकार ने साफ तौर पे स्ट्राइक्स भी करनी शुरू कर दी। जी, मैं अमेरिका, इजराइल, रशिया और ईरान क्या करेंगे इस पर मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि यहां पर जो पहले से संगठन मौजूद हैं, चाहे वो एसडीएफ हो, एसटीएस हो या फिर आईएसआईएस की भी मौजूदगी है, यहां पर अलकायदा की भी मौजूदगी है, ये सब क्या करेंगे? आपस में एक साथ आएंगे कि सीरिया को आपस में बांटने में होड़ लगाएंगे? तो चलिए हम इस बीच बताते हैं ये भी आपको कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, एक तो अब देखिए दो तरफा सीरिया पर अब जो हालात हैं, एक तो कई संगठन भीतर हैं जो अभी तक विद्रोही थे, अब सत्ता में हैं, और ये संगठन आपको बताया हमने कि एसडीएफ है, एचटीयू है या अलकायदा है, आईएसआईएस जैसे संगठन हैं। दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल, रूस, ईरान, ये आपस में क्या टकरा सकते हैं सीरिया को लेकर के? क्यों और क्या स्टेक पर है इन सब का? और इस सब में भारत के हित को लेकर के क्या भविष्य बेहतर हो सकता है कुछ ही पलों में? तो सीरिया दरअसल एक अजीब से पेच में फंसा हुआ है। एक तरफ कई संगठन भीतर हैं जिनके आपस में टकराने, बंदरबाट की आशंका है, तो दूसरी तरफ बड़ी ताकतें। सीरिया के एक पाले में अमेरिका और इजराइल खड़ा है, तो दूसरे सिरे पर रूस और ईरान है। तख्ता पलट के बाद सत्ता में आई बीटीएस को अमेरिका और इजराइल ने समर्थन कर दिया है, यह हमने आपको बताया, जबकि रूस और ईरान तल्ख है, क्योंकि इन दोनों का समर्थन पहले की असद सरकार के साथ था जो अब सत्ता से बेदखल कर दिया गया है। तो अमेरिका और इजराइल तो सीरिया में एक्टिव रहे हैं, रूस की मौजूदगी भी रही है। सत्ता परिवर्तन के बाद अमेरिका ने सीरिया पर बम बरसाए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने लंबे चौड़े एक्सपोस्ट में लिख दिया था कि सीरिया की लड़ाई अमेरिका की नहीं है, और सत्ता में अब भी मौजूद बाइडेन सरकार ने फिर भी जबरदस्त बमबारी की है। दरअसल अमेरिका ने आईएसआईएस के 75 ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए। सीरिया के पूर्वी इलाके बादिया रेगिस्तान में बमबारी की। अमेरिका ने B-52 बॉम्बर और F-15 का बमबारी के लिए इस्तेमाल किया। तो हमलों के बाद अमेरिका ने इसकी की वजह भी बताया, कहा कि सीरिया में शक्ति संतुलन बदल गया है, आईएसआईएस इसका फायदा उठाने की कोशिश में है, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं होने देगा। सुनिए बाइडेन की बात। As we all turn to the question of what comes next, the United States will work with our partners and the stakeholders in Syria to help them seize an opportunity to manage the risks. You know, for years, the main backers of Assad have been Iran, Hezbollah, and Russia. But over the last week, their support collapsed, all three of them, because all three of them are far weaker today than they were when I took office. तो अमेरिका आईएसआईएस पे बमबारी कर रहा है, और बाइडेन साहब कह रहे थे कि जो नई सत्ता आई है, भले वो उनकी विरोधी रही हो, लेकिन उनके साथ मिलकर हम काम करेंगे। तो दूसरी तरफ सीरिया से बशर अल-असद की सत्ता खत्म होने के बाद इजराइल की सेना सीरिया में घुसी और बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। सीरिया के गोलन हाइट्स के इलाके पर इजरायली सेना कब्जा कर चुकी है, और सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फाइटर जेट्स दमिश्क के आसपास बम बरसा रहे हैं। इजराइल का दावा है कि सीरिया में असद के पास केमिकल वेपन्स थे, विद्रोहियों के हाथ पड़ने पर नुकसान हो सकता था। तो इजरायली विदेश मंत्री गिदेन ने साफ कर दिया कि ये रासायनिक हथियार को लेकर के इजराइल चिंतित है, हथियार कट्टरपंथियों के हाथ न लगे, उनका गलत इस्तेमाल न हो, इसलिए लगातार इजराइल हमला कर रहा है। और इस बीच इजराइल ने दावा भी किया है कि
सीरिया और इजराइल के बीच डीमिलिटराइज्ड जोन ऑफिशियली इजराइल का इलाका है, क्योंकि वहां इजराइल ने जीत दर्ज की थी। 1967 में दरअसल इजराइल और सीरिया के बीच 6 दिन का युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद इजराइल ने गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। हालांकि इस जीत के बाद इजरायली सेना गोलन हाइट्स से पीछे हट गई थी। 6 से 25 अक्टूबर 1973 के बीच फिर इजराइल सीरिया में युद्ध हुआ था और इस युद्ध के बाद इजराइल ने गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। हालांकि समझौते के बाद गोलन हाइट्स को डीमिलिटराइज्ड जोन बना दिया गया था, मगर अब जब तक था पलट हुआ है तो फिर से एक बार इजराइल यहां पर घुस चुका है गोलन हाइट्स पर। तो 51 साल बाद इजराइल की सेना ने फिर से इसे कब्जा कर लिया है। अब ये इलाका इजराइल की सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी अहम है। अब इन बातों के मायने ये हैं कि सभी टूट पड़े हैं, तमाम शक्तियां टूट पड़ी हैं सीरिया पर। किस तरीके से, ये हम बता रहे थे, सुनिए नेतन्याहू की बात। This is a historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its oppression. But it also means we have to take action against possible threats. तो सवाल तो है कि रूस और ईरान क्या करेगा और भारत के नजरिए से ये हालात कैसे हैं, लेकिन जो अमेरिका और इजराइल इस वक्त कर रहा है उसके क्या मायने हैं, सहगल साहब? देखो, इसराइल और अमेरिका तो बहुत खुश हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर जहां तक रशिया का ताल्लुक है, रशिया के बहुत ही छोटा एक एयरबेस है और एक नेवल बेस है। दैट इज द ओनली फुटप्रिंट दैट दे गॉट इन द मिडिल ईस्ट। उसी के माध्यम से अपने वो इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे, एंड दैट इज द ओनली बेसिस दैट दे गॉट फॉर प्रोजेक्टिंग पावर इन अफ्रीका। और अगर वहां से इनको हटा दिया जाता है तो वास्तव में बहुत बड़े पैमाने पे एक किस्म से हार है पुतिन की। पुतिन खुद अंडर प्रेशर है इसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे इस समय लेटडाउन किया है असाद को, और जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान ने भी लेटडाउन किया है। इसराइल बड़ा खुश है क्योंकि हमास और हिजबुल्लाह को जो भी सप्लाई होता था सीरिया के माध्यम से होता था, अभी इंश्योर कर रहे हैं कि सीरिया के माध्यम से नहीं होगा। और जो आतंकवादी HTS वहां है, आतंकवादी गठबंधन है, उसका आगे क्या रवैया होगा इसराइल को लेकर, वो क्वेश्चन मार्क है। लेकिन इसराइल कोई चांसेस नहीं लेना चाहता, इसी की वजह से वो बड़े पैमाने पर डेमस्कस के आसपास जो है हमले कर रहा है। जितने भी डम्स हैं, कहता है सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं इनके पास में, असाद की फोर्सेस के पास में, वो नहीं चाहता कि वो HTS के हाथ में आए, उनको बर्बाद करने की बड़ी कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ा जो फायदा हुआ, जो मैं कह रहा हूँ, टर्की को हुआ, क्योंकि टर्की के अंदर जो 3 मिलियन रिफ्यूजीज थे उसमें से 1 मिलियन तो ऑलरेडी आ गए। टर्की की इकोनॉमी काफी बड़े पैमाने पर बैठ रही थी और उसको फायदा होगा। क्या टर्की जो है कल HTS के साथ हाथ मिलाता है, अमेरिकन मिलाते हैं, क्योंकि इस समय की स्टेटमेंट जो है वो टेम्पररी स्टेटमेंट्स है। अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, बाइडेन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो अक्सर अपने हित के अनुसार काम करते हैं। इस समय वो बड़े खुश हैं कि रशिया और ईरान की हार हुई है HTS की बदौलत, और वो कह रहे हैं फॉर द टाइम बिंग। लेकिन साथ ही साथ अगर देखो, भीषण बमबारी भी कर रहे हैं अगेंस्ट ISIS। वो साफ तौर पे जानते हैं कि बहुत बड़ा वैक्यूम हो सकता है इस इलाके में, और तो इसमें यही सवाल है उसको भर सकता है ISI और अलकायदा। वो किसी हालत में ISI अब सहगल साहब, यही पर सवाल है कि जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है यहाँ पर सत्ता का, उस वैक्यूम को यहाँ के सारे विद्रोही गुट भरेंगे, या फिर कहीं यहाँ पर आकर सीरिया की जमीन पर अमेरिका, इजराइल और रूस और ईरान टकरा सकते हैं? क्या हालात आगे बनते दिख रहे हैं आपको? देखो, एक्सेप्ट फॉर स्पेकुलेशन, इस समय सिचुएशन कंप्लीटली वोलाटाइल है। कोई भी नहीं कह सकता कि वापस ये जो गुट है वापस में एकजुट हो जाएंगे या नहीं होंगे। मुझे बहुत जबरदस्त शक लगता है, तो इन गुटों में कोई आपस में तालमेल नहीं था अभी तक। टेम्पररी वो साफ तौर पे देख रहे हैं कि लोग बड़े खुश हैं। लेकिन अगर अदीब के हालात देखो तो अदीब में इसी जलानी का कब्जा था। इनिशियली ही वाज इजैलिटेरियन, लेकिन बाद में कंप्लीटली अफगानिस्तान की तरह वहां इस्लामिक रूल हो गया। और क्या सीरिया को भी एक इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करेंगे? बिल्कुल उसी माफी की कार्रवाई करेंगे। और हो सकता है कि जो क्रूरता भी दर्शाई असाद ने, उससे भी ज्यादा क्रूरता हो सकता है यहाँ पर। ऐसे में लोगों को बड़ा शक है। आने वाले समय में क्या होता है कोई नहीं जानता।
जहां तक शायद रूस यही का वजह ताल्लुक है है और कि ईरान का सीरिया ताल्लुक से है, इस समय लोग तो पलायन भी करने लग गए हैं और तालिबान का इतिहास क्या यहाँ पर दोहराता नजर आ रहा है। वहाँ अमेरिका था और यहाँ रशिया था मौजूद, तो ये भी अपने आप में दिलचस्प है, मैं समझूंगा। लेकिन मैं भारत के नजरिए से भी इसे हमें समझना चाहिए कि सवाल यह है कि बदलते हालात जो हैं उस पर भारत पर इसका क्या असर हो सकता है, भारत का स्टैंड क्या है। असल में सीरिया में सत्ता परिवर्तन से भारत की परेशानियां बढ़ सकती हैं। भारत ने सीरिया में बड़ा निवेश किया हुआ है और अब ये सब कुछ अधर में लटक सकता है, इसको भी समझिए। दरअसल भारत सीरिया में पावर और सोलर प्रोजेक्ट्स लगा रहा है। 2022 में भारत ने सीरिया को 28 करोड़ डॉलर देने की घोषणा की थी। अब बशर अल असद की सत्ता खत्म हो चुकी है, तो ये भारत की परियोजनाएं भी खतरे में पड़ सकती हैं। तो इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय संभल कर कदम उठा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमारी अपील है कि सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा हो। लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए वहां शांति के साथ राजनीतिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। सहगल साहब, तो सवाल यह है कि भारत के नजरिए से आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को? जैसे कि मैंने पहले कहा था, भारत के पिछले 55 साल से सीरिया के साथ रिश्ते नाते बहुत अच्छे थे। भारत ने अपनी एम्बेसी को भी क्लोज नहीं किया। हर समय कश्मीर के ऊपर सीरिया ने हमको सपोर्ट किया। भारत का बहुत बड़ा मवेश है वहां पे, और भारत चाहता है कि वो जो उसके रिश्ते नाते हैं, क्या वहां कौन सी सरकार होती है, अगर उनका क्या रवैया होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन भारत चिंतित है। भारत के जहां तक डायस्पोरा है, फॉर्चुनेटली वो अभी तक वहां है, उनके ऊपर किसी प्रकार का हमला नहीं हुआ। लेकिन हिंदुस्तान को चिंता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप एम्बेसी के साथ क्लोज कांटेक्ट में रहे और अगर हो सके तो जल्द से जल्द वहां से निकल जाए। लेकिन हिंदुस्तान कड़ी नजर रखे हुए है। हम चाहते हैं कि जो भी वहां सरकार आए, वास्तव में हिंदुस्तान जो है एक किस्म से विश्व गुरु और विश्व मित्र के रूप में है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ताना रिश्ते कायम रहे। लेकिन अगली सरकार किसकी होती है, कौन से गुट की सरकार होती है, या कौन सी कंट्रीज की मिलकर सरकार होती है, ये तो समय बताएगा। और उनका क्या रवैया होता है हिंदुस्तान के लिए, इट्स अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास लास्ट के कुछ सेकंड्स हैं सहगल साहब, आपको फिलहाल वहां पर स्थिरता कायम होती नजर आ रही है या आप आगे और केओस नजर आ रहा है सीरिया में? देखो ये समय बताएगा। मेरे को तो लगता है सर, अगर वैक्यूम क्रिएट हो गया बड़े पैमाने पर और ये गुट आपस में एक दूसरे नहीं आए तो वैक्यूम क्रिएट होगा और बहुत बड़ा क्योस और वायलेंस होगा, इससे भी भयंकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आप कह रहे हैं, दरअसल कोई भी वैक्यूम जब पैदा होता है हमारे वातावरण में तो वहां पर बवंडर पैदा करता है वो, तो क्या वो बवंडर की शक्ल लेगा ये, या वाकई यहां पर स्थिरता कायम रहेगी? सबसे बड़ा सवाल अभी यही है और हालात बता रहे हैं कि बवंडर के आसार ज्यादा हैं। शुक्रिया सहगल साहब आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस खास शो में, और कुछ ही पलों में देश और दुनिया की तमाम खबरें मेरी सहयोगी फरहा के साथ।